कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे खेतों से, जहाँ छुपते छुपाते राजू आता है। आज तो मैं बिरजू के खेतों की ये लहलहाती फसल जला दूंगा। जब देखो मुझे नीचा दिखाता रहता है। जब मैं इन फसलों को जला दूंगा और बिरजू इन नष्ट फसलों को देखकर रोएगा, तब मुझे कितना आनंद मिलेगा। इतना कहकर वो एक शैतानी सी हंसी हंसने लगता है। और फसलों में आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन खेतों के फसलों के पास भीड़ लगी होती है। बिरजू के खेतों के अलावा भी आसपास के खेत और खेत की फसलें भी जल चुकी होती है। सभी किसान रो रहे होते हैं। बिरजू भी वहां आ जाता है और दुखी हो जाता है और राजू की तरफ देखता है तो राजू एक शैतानी हंसी हंस रहा होता है। बिरजू उसके पीछे पीछे जाता है। राजू राजू रुक। राजू रुककर उसकी तरफ देखता है। मुझे पता है ये तेरी हरकत है। तू मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी फसल ही जला दी। देखिए तेरी किस्मत थी। तू जो इतना अहंकार में घूमा करता है तो भगवान ने तुझे सजा दी है। राजू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। चाचा चाची ने मरने से पहले जो इतनी जायदाद इसके पीछे छोड़ दी है, इसका घमंड है इसे। बिरजू अपने घर से निकलकर राजू के घर की तरफ बढ़ता है। बिरजू राजू के घर के चारों तरफ आग लगा देता है। राजू चिल्लाने लगता है और तेजी से घर से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, बिरजू ने मेरे घर में आग लगा दी। मेरा सारा सामान जल रहा है। कोई मेरी मदद करो। पर गांव का कोई भी आदमी मदद नहीं करता। सरपंच जी, राजू और बिरजू फिर से झगड़ा कर रहे हैं। इन दोनों के झगड़े से गांव के बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी दुश्मनी तो किसी में भी नहीं होती जैसे इन चचेरे भाइयों में है। ना जाने कैसी परवरिश मिली है इन्हें। कृपया कोई समाधान निकाले सरपंच जी। ना जाने ये कब सुधरेंगे। इनके माँ बाप तो गुजर गए, पर ये मुसीबत इस गांव के सर छोड़ गए। जी सरपंच जी, जब से इनके माँ बाप गुजरे हैं, इनकी मूर्खता भी बढ़ती जा रही है। इनकी मूर्खता से गांव में बड़ी दुर्घटनाएं होते होते रह गईं। ये गांव के लिए खतरा है। तुम सब ठीक कह रहे हो। ये दया के काबिल नहीं। जाओ और राजू और बिरजू को मेरे पास लाओ। वो आदमी जाता है। वो देखता है बिरजू के घर का सारा सामान बाहर पड़ा है। राजू उसके घर के सामने सारे सामान को गुस्से से तोड़ रहा था। बिरजू भी गुस्से में उसके घर को नष्ट कर रहा होता है। उस आदमी का ये सब देखकर सर चकरा रहा होता है कि कैसे मूर्ख भाई हैं ये दोनों, जो अपना ही नुकसान कर रहे हैं बिना किसी बात के। वो दोनों को आवाज लगाता है, राजू बिरजू बंद करो ये सब। तुम दोनों को सरपंच जी ने अभी बुलाया है। चलो मेरे साथ। दोनों भाई शांत होकर उस आदमी के पीछे पीछे चल देते हैं। तुम दोनों के झगड़े की वजह से गांव का माहौल भी खराब हो रहा है और बीते कुछ दिनों में तुम दोनों ने जो हरकत करी है उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलनी ही चाहिए। सरपंच जी, जो भी सजा देनी है बिरजू को दीजिए। यही मुझे उकसाता है। नहीं सरपंच जी, सारी गलती राजू की है। ना जाने किस बात का घमंड है इसे इतना। चुप हो जाओ तुम दोनों। सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी और तुम दोनों की सजा है कि तुम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाना, और तभी आना होगा जब तुम दोनों भाई प्रेम से रहना सीख जाओगे। दोनों भाई गांव से बाहर चले जाते हैं। वो जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ एक विशाल राक्षस लेटा हुआ होता है और उसे इंसानों की खुशबू आ जाती है। वो उठ खड़ा होता है। वो अपने सामने दो छोटे छोटे इंसानों को देखता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। ओह, इतना स्वादिष्ट भोजन, इसे तो मैं अच्छे से पकाकर खाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखो, इस बिरजू को खा लो, मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत सी बीमारियां हैं, मैं तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। राक्षस महाराज, आप इस राजू को खा लो। मुझे तो आप देख ही रहे हो मैं कितना पतला हूँ। ये हट्टा कट्टा है, ये झूठ बोल रहा है। इसे कोई बीमारी नहीं है। मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे अपना दास बना लीजिए। राक्षस सोच में पड़ गया। मैं तुम दोनों को 5 दिन अपने घर में बंद रखूंगा। 6वें दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इन 5 दिन में तुम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर सको तो तुम्हारी जान बच जाएगी।
वो राक्षस उन दोनों को एक जेल में बंद कर देता है। राक्षस उन दोनों को बंद करके बाहर सोने चला जाता है। राजू और बिरजू आपस में झगड़ने लड़ने लगते हैं। अच्छा, तो तुम चाहते थे कि राक्षस मुझे खा ले और तुम बच जाओ? तुम भी तो यही चाहते थे। खैर, अब हम दोनों ही मुसीबत में हैं और राक्षस हम दोनों को खा जाएगा। खाएगा तो तुम्हें, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा अपना दिमाग लगाकर। अगर तुम अकेले निकलने की कोशिश किए तो मैं शोर मचा दूंगा जिससे राक्षस आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास 5 दिन है। इन 5 दिनों में हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारा अंत निश्चित है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वे दोनों अपने इर्द गिर्द देखने लगते हैं। उन्हें एक चाकू दिखाई देता है। वो उस चाकू को उठा लेते हैं और कहते हैं, इस चाकू की मदद से हम दोनों इस जेल को खोल सकते हैं। दोनों भाई मिलकर प्रयास करने लगते हैं। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। वे दोनों भाई इतने दुख में अपना धैर्य बनाए रखे हुए थे और उन्हें एहसास हो गया था अपनी अपनी गलतियों का। आज 5वां दिन है। इन 5 दिनों में तुम्हारे साथ रहकर मेरे भाई, मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता था बिना वजह, और आज जब तुम एक साथ रहकर इस समस्या को सुलझा रहे हो तो मुझे तुम्हारे साथ की और तुम्हारी अहमियत की समझ आ गई है। साथ मिलकर काम कितना आसान हो जाता है। इतने बड़े दुख में भी तुम्हें देखकर मेरी हिम्मत बनी रहती है। सही कहा मेरे भाई, अब से हम लोग मिलकर रहेंगे। साथ में रहने में जो आनंद है वो झगड़े करने में नहीं। वे दोनों जेल के बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है। वे दोनों उस गुफा से निकलकर उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ एक राक्षस था, वो कहाँ गया? वो राक्षस मैं ही था। मैं एक जादुई इंसान हूँ जो कोई भी भेष बदल सकता है। मैं तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि तुम दोनों भाई ये समझ सको कि 1 और 1 2 नहीं, बल्कि जब तुम मिलकर काम करोगे तो 1 और 1 11 की शक्ति से काम करोगे। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब तुम दोनों अपने गांव जा सकते हो। दोनों भाई बूढ़े आदमी को एक अच्छी सीख देने के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने गांव की ओर चल देते हैं।